नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही विवादास्पद कानून को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कानून जो बनाया तो गया था स्थिरता लाने के लिए, लेकिन जिस पर अक्सर लोकतंत्र को ही कमजोर करने के आरोप लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दल बदल विरोधी कानून की। अच्छा, जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक सुबह खबर आती है कि एक पार्टी के ज्यादातर सांसद रातों रात पाला बदलकर विरोधी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करने के बाद भी उनकी सांसदी बची रहेगी? ये सवाल भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो चलिए, कहानी को यहीं से शुरू करते हैं और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर सांसदों के इस बड़े कदम का कानूनी मतलब क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक दो सांसद नहीं है जो पार्टी बदल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टी के संसदीय दल के एक बहुत बड़े हिस्से की। तो सवाल वही है, क्या इस राजनीतिक भूचाल में उनकी सदस्यता चली जाएगी या फिर वो साफ बच निकलेंगे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। देखिए, किसी भी कानून को समझना हो तो पहले उस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है जिसे सुलझाने के लिए वो कानून बना। और दल बदल कानून की जड़ें एक बहुत ही मजेदार और मशहूर राजनीतिक मुहावरे में है, आया राम गया राम। तो ये मुहावरा आया कहाँ से? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1967 में हरियाणा के एक विधायक हुआ करते थे, गयालाल। अब उन्होंने क्या किया कि एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल डाली। जी हां, एक ही दिन में 3 बार। ये घटना उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का आप कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय बन गई। और ये सिर्फ एक गयालाल की कहानी नहीं थी, ये तो उस समय की पूरी राजनीति का हाल था। 60 के दशक में विधायकों के पाला बदलने से सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। ये एक तरह से जनता के फैसले का मजाक था। जनता वोट किसी और को दे रही है और पता चला कि सरकार कोई और ही पार्टी बना रही है। तो इसी आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए सालों की बहस और चर्चा के बाद आखिरकार 1985 में एक बहुत बड़ा संवैधानिक कदम उठाया गया। 52वें संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसे आज हम सब दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जरा इस कानून के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ये कहता क्या है, इसके नियम कायदे क्या हैं और ये विधायकों या सांसदों को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, मोटे तौर पर 2 वजह हैं जिनसे किसी की सदस्यता जा सकती है। पहली, अगर कोई सदस्य खुद ही अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, अगर वो पार्टी व्हिप के खिलाफ जाए। व्हिप का मतलब है पार्टी का निर्देश। तो अगर कोई पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता तो उसकी सीट जा सकती है। और हाँ, ये नियम सिर्फ पार्टियों के चुने हुए मेंबर्स के लिए नहीं है। अगर कोई निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त मिलता है, उसके बाद नहीं। तो नियम तो काफी सख्त लगते हैं, है ना? लेकिन कहानी में यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस सख्त कानून में एक बहुत ही जरूरी अपवाद, एक एक्सेप्शन भी है, और हमारी शुरुआती पहेली का जवाब भी यहीं छिपा है। देखिए, पहले कानून में एक लूप होल था जिसे विभाजन या स्प्लिट कहते थे। अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 विधायक अलग हो जाते तो उनकी सदस्यता बच जाती थी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन ने इस लूप होल को बंद कर दिया। अब स्प्लिट जैसा कुछ नहीं होता, अब सिर्फ विलय यानी मर्जर की इजाजत है। और विलय के लिए वो जादुई आंकड़ा है 2/3 यानी 2/3। बस यही इस पूरे खेल का सबसे जरूरी नियम है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, वो सेफ हैं। तो चलिए अब वापस अपनी पहली पहेली पर लौटते हैं। 10 में से 7 सांसद मतलब 70%, और 2/3 कितना होता है? लगभग 67%। तो 70% तो 67% से ज्यादा हुआ ना, है ना? बस इसीलिए कानून की नजर में ये दल बदल नहीं बल्कि एक विलय माना जाएगा, और नतीजा, उन सभी 7 सांसदों की सदस्यता एकदम सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो कानून बन गया, पहेली सुलझ गई। इतना आसान भी नहीं है। इस कानून ने राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश तो की, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसने कुछ नई और काफी गंभीर परेशानियां खड़ी कर दी हैं। चलिए देखते हैं कि इस कानून की आलोचना आखिर होती क्यों है।
इसकी सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं? पहली, अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार सदन के स्पीकर या चेयरमैन के पास होता है और फैसले के लिए कोई टाइम लिमिट तय नहीं है। इससे फैसलों में महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। दूसरी बात, स्पीकर अक्सर सत्ताधारी पार्टी के होते हैं तो उन पर पक्षपात करने के आरोप लगते हैं। और तीसरी बात, यही देरी और कन्फ्यूजन कभी कभी विधायकों की खरीदो फरोख्त, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसे बढ़ावा देती है। और ये हॉर्स ट्रेडिंग आखिर है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो विधायकों की खरीद फरोख्त। जब सरकार बनाने या गिराने के लिए विधायकों को पैसों का लालच या किसी और तरह का दबाव देकर अपनी तरफ किया जाता है। मजे की बात देखिए, जो 2/3 वाला नियम स्थिरता के लिए बना था, वही नियम कभी कभी थोक में दल बदल को बढ़ावा दे देता है। और यहीं पर इस कानून की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम सामने आती है। एक विधायक को किसकी सुननी चाहिए? अपनी पार्टी के आला कमान की या अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की, जिसने उसे चुनकर भेजा है? ये कानून पार्टी के प्रति वफादारी को सबसे ऊपर रखता है, जो कई बार एक जनप्रतिनिधि के अपनी जनता के प्रति फर्ज से टकरा सकता है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये कानून आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोककर हमारे लोकतंत्र को बचाता है, या फिर ये पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में इतनी ताकत दे देता है कि सदन के अंदर असहमति या अलग सोच की आवाज ही दब जाती है? लोकतंत्र के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्थिरता या असहमति का अधिकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर सोचेगा जरूर।